अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने राउटिंग के टॉपिक एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। राउटिंग के बारे में हमने जाना था कि राउटिंग बेसिकली क्या है। राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी नेटवर्क पे किसी भी एक नेटवर्क में या फिर मल्टीपल नेटवर्क्स के क्रॉस शॉर्टेस्ट पाथ या फिर बेस्ट पाथ ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए फाइंड आउट करना एक्चुअली राउटिंग कहलाता है। अगर हम इसको शॉर्टेस्ट या बेस्ट पाथ भी निकाल दें तो एक्चुअली कोई एक पाथ चूज़ करना, कोई एक राउट डिसाइड करना, कोई भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान विद इन अ नेटवर्क और अक्रॉस टू डिफरेंट या मल्टीपल नेटवर्क्स वो पाथ फाइंड आउट करना एक्चुअली राउटिंग कहलाता है। राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम स्टैटिक वे में राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या डायनामिक वे में। स्टैटिक राउटिंग हमारे पास एक टफ रूटीन है, एक डिफ़िकल्ट एक्टिविटी है जिसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क पे डिफरेंट नेटवर्क्स या फिर सेम नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को मूव कराने के लिए, राउट फाइंड आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है। यानी एक फिज़िकल एंटिटी को, एक पर्सन को जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल रखता होगा, उसको पूरे के पूरे नेटवर्क को देखना होगा और डिसाइड करना होगा कि कौन से पैकेट्स को, कौन से डाटा के पैकेट्स को, कौन सी ट्रैफिक को कौन से राउट पे मूव कराया जाए ताकि डाटा अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। उसके लिए हमारे पास स्टैटिक राउटिंग में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क के ऊपर मौजूद राउटर्स की राउटिंग टेबल्स को बनाता है, मेंटेन करता है, अपडेट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के ऊपर राउटर के साथ कौन कौन से दूसरे नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, कौन कौन सी नोड्स कनेक्टेड हैं, कौन कौन से पाथ्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाता है, वही प्लेस करवाता है, वही अपडेट करता है और वही उसे मैनेज करता है। स्टैटिक राउटिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तब तक फिजिबल है, तब तक एप्लीकेबल है जब तक हम एक स्मॉल नेटवर्क में बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे लेस नंबर ऑफ़ राउटर्स एंड लेस नंबर ऑफ़ नेटवर्क नोड्स हैं, जहाँ पर बहुत थोड़े से कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन हमने करवानी है। वहाँ पे पाथ फाइंडिंग के लिए, राउटिंग के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही नेटवर्क का साइज़ बड़ा होता जाता है, यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स नेटवर्क्स के अंदर आ जाते हैं, तब एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या मल्टीपल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हों तब भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े मैश ऑफ नेटवर्क में राउट्स को फाइंड आउट करके टेबल्स में मेंटेन कर सके। दैट इज़ वाई हम स्टैटिक राउटिंग के बजाय डायनामिक राउटिंग की तरफ जाते हैं, जिसे हम एडाप्टिव राउटिंग भी कहते हैं। एडाप्टिव राउटिंग में एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें राउटर्स इट्सेल्फ अपने टेबल्स मेंटेन करते हैं, राउटिंग टेबल्स मेंटेन करते हैं, जिसमें वो ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक डाटा जो है, वो ट्रैफिक जो है वो कौन से राउट से होकर जानी है, उसकी क्या कॉस्ट है, कितना टाइम लगेगा, कौन सा बेस्ट ऑप्टिमल पाथ है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए राउटर खुद से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डायनामिक राउटर में हमारे पास राउटर्स की भी कोई लिमिट नहीं है, जितने भी चाहे हम राउटर्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बहरहाल इसकी कुछ टाइप्स में, जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हम कुछ राउटर्स की लिमिट देखेंगे। बहरहाल हमारे पास, हम डायनामिक राउटिंग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास बड़े नेटवर्क्स हों, और बड़े नेटवर्क्स में राउटिंग इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए राउटर खुद से रिस्पॉन्सिबल हों, वहाँ पर हम डायनामिक राउटिंग के प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑटोनमस सिस्टम, कि जिस ऑटोनमस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। ऑटोनमस सिस्टम किसी भी नेटवर्क को कहते हैं, सेट ऑफ नेटवर्क्स को कहते हैं, नेटवर्क्स एंड राउटर्स को कहते हैं, जो कि किसी सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की कंट्रोल में हो, अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उसे हम ऑटोनमस सिस्टम कहते हैं। तो अगर हमने किसी एक ऑटोनमस सिस्टम के अंदर रहते हुए कम्युनिकेशन करनी है, जैसे कि इस ऑटोनमस सिस्टम के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं या जो राउटर्स हैं, एक दो तीन राउटर इसके अंदर हैं, चार राउटर जिसमें जो क्रॉस से हमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये राउटर की आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पे हमारे पास चार हैं, यहाँ पे तीन हैं, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी तीन। अगर तो एक ही ऑटोनमस सिस्टम के अंदर अंदर इन तीन राउटर्स के साथ अटैच नेटवर्क्स की आपस में कम्युनिकेशन होनी है, तब तो हमारे पास जो राउटिंग होगी वो इंट्रा डोमेन कहलाएगी। लेकिन अगर दो डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम या मल्टीपल ऑटोनमस सिस्टम की आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो वहाँ पर हमें इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स चाहिए। इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हमारे पास दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं, डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। ये ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो अपनी डोमेन, अपनी एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं, एक ही नेटवर्क के अंदर होते हैं, जबकि इंटर डोमेन जो कि डिफरेंट बाउंड्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास किस तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंस वेक्टर, या फिर हम इसे बेलमैन फोर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं, और लिंक स्टेट, या फिर हम इन्हें डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स भी बोलते हैं, जिन्हें अब आगे डिटेल में देखने वाले हैं। बहरहाल अगर हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करें तो वो रिप या फिर IGRP
उसकी जो एग्जांपल्स हैं राउटिंग प्रोटोकॉल जिस नाम से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमारे पास रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, या फिर IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट में हमारे पास है जी OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या फिर IS टू IS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। BGP में हमारे पास आता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल या फिर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये यहाँ पे करेक्शन है EGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे आपके पास सॉरी एक्सटीरियर, I फॉर इंटीरियर एंड E फॉर एक्सटीरियर राउटिंग एक्सटीरियर एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। हम बारी बारी इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स उनके बेसिक्स को जानते हैं और फिर उनकी एक एक एग्जांपल जो कि हमारे पास वेल नोन रिप एंड OSPF उसकी बात करेंगे। इस तरह इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल में पाथ वेक्टर के बेसिक्स को जानेंगे और BGP के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपने इस टॉपिक के अंदर कलेक्ट करेंगे। बहरहाल जी अगर हम स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग को कंपेयर करें तो उसका कंपैरिजन कुछ इस तरह से हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। हम अपने पहले राउटिंग प्रोटोकॉल इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये बेसिकली ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि लीस्ट का कॉस्ट राउट को कोई भी दो नोड्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस के साथ फाइंड आउट करके राउटिंग टेबल के अंदर रिकॉर्ड करता है। अच्छा, नाम से देखें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, यानी ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो किन मेजर्स पे काम करता है, डिस्टेंस पे काम करता है। डिस्टेंस किसका डिस्टेंस, डिफरेंट राउटर्स का आपस में जो डिस्टेंस है उसकी बेस पे ये काम करता है और ये हमेशा एड्रेस करता है मिनिमम कॉस्ट वाले, कम से कम कॉस्ट वाले डिस्टेंस को। कोई भी दो नोड्स के दरमियान, दो राउटर्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे ये रिकॉर्ड करता है और अपने टेबल के अंदर स्टोर करता है। ऐसा राउटर जिसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हुई है वो अपने से कनेक्टेड, अपने से नेबरिंग जितने भी राउटर्स हैं उन तक मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे मिनिमम डिस्टेंस से उन दूसरे राउटर्स तक जो पहुंचने वाला रास्ता होता है, राउट होता है, उसको अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हर नोड अपना अपना राउटिंग टेबल बनाता है, किस तरह से, मिनिमम डिस्टेंसेस के साथ ऑफ टू एवरी नोड, यानी हर दूसरे नोड के साथ जो मिनिमम उसका डिस्टेंस बनता है, कम से कम फासला जो बनता है वो वाला रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी हमारा कोई भी एक कॉलेज है, कॉलेज से हर स्टूडेंट का जो है हम मूवमेंट का, ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस अगर हम उसका मेजर करते हैं तो हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के थ्रू अगर वो मेजर करेंगे तो हम उसके अंदर हर स्टूडेंट के घर से कॉलेज तक जो कम से कम फासला बनता है, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या कह लें कम से कम डिस्टेंस पे जो राउट आता है उस राउट को रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग अप्लाई करते हैं कॉलेज से डिस्टेंस हर स्टूडेंट के घर तक, तो वो डिस्टेंस हम काउंट करेंगे जो कि कम से कम डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस वाले राउट को हम इंक्लूड करेंगे अपने राउटिंग टेबल के अंदर। ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को हम बेलमैन फोर्ड राउटिंग भी बोलते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में इनिशियलाइजेशन होती है डिफरेंट। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की जो तीन इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं या ऑपरेशंस हैं वो उसने परफॉर्म करने हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, देन शेयरिंग होती है और देन अपडेटिंग होती है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है अपडेटिंग के अंदर व्हेन टू शेयर और व्हेन टू अपडेट बेसिकली। ठीक है, और इसके अलावा दो प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू लूप इंस्टेबिलिटी या फिर थ्री लूप इंस्टेबिलिटी से हम काउंट टू इन्फिनिटी लूप प्रॉब्लम भी कहते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम काउंट टू इन्फिनिटी लूप प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इन सबको देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के तीन जो ऑपरेशंस हैं उनकी बात करते हैं। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन में देखें जी हर राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। राउटिंग टेबल किस तरह से बनाता है, ये राउटर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ई है। ये राउटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये राउटर्स एक एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी राउटर ए के पास अपना नेटवर्क है, राउटर बी के पास अपना नेटवर्क है, सी के पास, डी के पास, ई के पास, हर एक के पास अपना नेटवर्क है। अपना नेटवर्क होने का मतलब ये है कि ए के पास ब्रिजेस हैं, स्विचेस हैं, देन उसके पास कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट तरह के जितने भी नेटवर्क के अंदर एंटिटीज़ हैं वो सारी की सारी ए के पास में है, बी के पास में, सी के पास में है। ए के अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने आपस में भी कम्युनिकेशन करनी है, कि कुछ कंप्यूटर्स ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, सी के साथ करनी है, डी के साथ करनी है, ए के साथ करनी है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये जो ए बी सी डी ई राउटर हैं ये सारे के सारे एक ही डोमेन के अंदर आते हैं, ये डिफरेंट डोमेन्स के कंप्यूटर्स नहीं है। अगर ये डिफरेंट डोमेन्स के होते तो ये हमारे पास इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल
में नहीं आते। इस वक्त ये इंटर डोमेन में है, इसलिए सारे के सारे एक ही डोमेन से बिलोंग करते हैं। बहरहाल जी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ने इनिशियलाइजेशन में क्या करना है, सबसे पहले हर राउटर ने अपना अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करना है। ए ने अपना टेबल बनाया, ए ने देखा कि ए राउटर का ए तक जाने का कोई रास्ता है नहीं, ए तक नहीं आ सकता, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर हमें कोई सेल्फ लूप नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, ए का ए तक कोई लिंक तो नहीं है। नहीं, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके पास ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ ही है। ए का ए तक कोई भी लिंक मौजूद नहीं, इसलिए ए तक नहीं जा सकता, इसलिए ना तो ए का ए तक पहुंचने वाली कोई कॉस्ट है और ना ही ए को ए तक लेके जाने वाली कोई नेक्स्ट नोड है। अच्छा, टेबल के अंदर 3 एंट्रीज़ हैं। एंट्रीज़ क्या बताती हैं कि किसी भी राउटर का दूसरे राउटर तक जाने के लिए कितनी कॉस्ट वाला, कितने डिस्टेंस वाला लिंक है, और क्या उसे दूसरे राउटर तक जाने के लिए नेक्स्ट यानी किसी राउटर की हेल्प से वो दूसरे राउटर तक जाएगा या फिर डायरेक्ट लिंक होगा। देखिए जी, ए का ज़ीरो, तो ए का ए से कोई चूँकि लिंक नहीं है, इसलिए ए का ए तक आपके पास कोई डिस्टेंस नहीं बनता और ना ही कोई नेक्स्ट नोड बनती है जिसको वो पास करे। ए का बी तक देखते हैं, ए का बी तक डायरेक्ट लिंक मौजूद है, यस ए का बी तक डायरेक्ट लिंक मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हमें ए से बी तक जाने के लिए नेक्स्ट किसी भी नोड को या नेक्स्ट किसी भी राउटर को पास नहीं करना, डायरेक्ट ए बी तक जा सकता है। और कौन से लिंक से जाता है, एक ही पास है, यहाँ पे इस वक्त ऑप्शंस नहीं है, और वो है 5 वाली कॉस्ट के साथ। इसी तरह सी को देखें, सी ए को सी तक देखें, ए सी तक जाता है जी 2 कॉस्ट वाले लिंक से, और दरमियान में किसी नोड को ये बाईपास नहीं कर रहा, तो दैट इज़ वाई ये भी डायरेक्ट लिंक है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। ए का डी से लिंक देखें तो वो भी आपके पास डायरेक्ट है 3 कॉस्ट के साथ, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर मिला लाएगा। लेकिन ए का ई तक डायरेक्ट रास्ता, डायरेक्ट लिंक मौजूद नहीं है। ए का सी ई तक जाने के लिए दरमियान में सी से मूव करना पड़ता है। तो अब हम ए से ई तक कॉस्ट कैसे मैयर करेंगे, ए की सी तक और सी की ई तक हम कॉस्ट को यहाँ पे काउंट करेंगे। ए की सी तक कॉस्ट है 2, और सी की ई तक अगर आप देखें, सी की टेबल के अंदर जाके देखें तो सी की टेबल के अंदर सी की ई तक कॉस्ट है 4। सो 2 + 4 आपके पास बनती है ई। यहाँ पे लिंक्स को देख के नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आपके पास ये देखा जाता है कि ए ने सी तक जाना है, ठीक है। इस तरह से इसको देखते हैं ना, हम अभी सी वाले टेबल को नहीं इन्वॉल्व करते, हम कहते हैं ए ने ई तक जाना है तो दरमियान वो सी से गुजरेगा, तो उसे कितना फासला तय करना पड़ेगा। देखिएगा, ए ने सी तक जाने के लिए कितना फासला है, वो 2 है, ठीक है। और आगे से सी को ई तक जाने के लिए कितना फासला तय करना है, कितना लिंक फॉलो करना है, वो सी के टेबल से देखेंगे। श्योरली जी सी का टेबल इन्वॉल्व होगा, वो कैसे होता है अभी मैं उसकी बात भी आपको बताती हूँ। तो टोटल इसको ए को ई तक जाने के लिए 6 कॉस्ट वाला लिंक फॉलो करना है, जिसमें 2 लिंक्स हैं, और दरमियान में उसे किस नोड से गुजर के होके ई तक जाना है, वो है नेक्स्ट उसका, यानी ए नेक्स्ट किसके पास जाएगा, सी के पास, और फिर ई के पास जाएगा। तो नेक्स्ट में हमने इसके सी लिख दिया। इसी तरह अगर हम बी का टेबल बनाएं तो बी का ए और सी के साथ और ई के साथ तो डायरेक्ट लिंक मौजूद है, लेकिन डी के साथ इसका डायरेक्ट लिंक मौजूद नहीं, तो वो बी जो है डी के पास ए के थ्रू जा सकता है, ठीक है। अगर ए के थ्रू जाता है तो उससे पहले 5 कॉस्ट वाला लिंक और फिर 3 कॉस्ट वाला लिंक, यानी टोटल 8 कॉस्ट, और दरमियान में वो ए से गुजरेगा। वैसे तो बी यहाँ से भी जा सकता है, बी आपके पास ई से सी, सी से ए और ए से डी, या फिर बी से सी, सी से ए और ए से डी। ये ज़्यादा दूर हो जाएगा, कम फासला यहीं से पड़ता है, बी ए के पास जाए और ए से डी के पास जाए। इसी तरह डी सी डी और ये अपने अपने टेबल्स मेंटेन कर लेंगे। ये है जी आपके पास फर्स्ट स्टेप, इनिशियलाइजेशन ऑफ राउटर्स इन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। सेकंड स्टेप पे क्या होता है, सेकंड स्टेप पे, अच्छा जी ये इनिशियलाइजेशन हो गई कंप्लीट। ये इनिशियलाइजेशन में यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों फिगर्स में कुछ डिफरेंस है। अच्छा, ये जो फिगर आपको पहले नज़र आ रही है ना, ये इनिशियलाइजेशन नहीं, ये कंप्लीट हमने देखा है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर राउटर्स के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती है आफ्टर शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ देयर टेबल्स विद ईच अदर, ठीक है। ये हमने फाइनल देखी है पिक्चर। अब ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में ए का बी से सी तक, ए का ए से बी सी डी तक हमने काउंट किया, लेकिन ए से ई तक हमें कोई लिंक नहीं मिला, तो हमने कॉस्ट इन्फिनिटी लगा दी और नेक्स्ट को भी हमने काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता ए को कि वो ई तक कैसे पहुंच सकता है, अनटिल अनलेस सी उसे बता दे कि मेरे पास ई तक पहुंचने का रास्ता है, तुम मेरे वाला लिंक यूज़ करके ई तक पहुंचो। इसी तरह जब डी बनाएगा तो डी का जो है आपके पास चूँकि सिर्फ और सिर्फ ए के साथ डायरेक्ट लिंक है, तो डी उसका ए तक तो डायरेक्ट लिंक कॉस्ट लिखती जाएगी और उतना उसका ज़ीरो ही होगा। लेकिन बाकी सारे के सारे कॉस्ट को इन्फिनिटी इसलिए रखा जाएगा क्योंकि स्टार्ट पे नहीं पता कि आपके पास
जो है किसी डी ने किसके थ्रू जाना है, सी के पास किसके थ्रू जाना है, बी के पास और किसके थ्रू जाना है, ई के पास। लेकिन एंड पे आप देखें तो डी ए के थ्रू ही सारी की सारी नोड्स पे मूव कर रहा है। ये लास्ट में हम इसकी जो शेप देखेंगे। बहरहाल जी इनिशियलाइजेशन स्टेप में सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्ट लिंक मिलते हैं उनकी कॉस्ट को मैयर करते हैं, और जिनके डायरेक्ट लिंक नहीं मिलते उनकी कॉस्ट को इन्फिनिटी लिखा जाता है। डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग में उसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप होता है शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर क्या होता है, हर नोड अपने टेबल को अपने इमीडिएट नेबर के साथ पीरियोडिकली हर 30 सेकंड के बाद जो है एक्सचेंज करता है, या फिर तब एक्सचेंज करता है जब नेटवर्क में कोई चेंज आता है। इस पर बात करते हैं अभी दोबारा इनिशियलाइजेशन पे है। इनिशियलाइजेशन में क्या किया, हर राउटर ने अपने से जो नेबरिंग राउटर्स हैं जिनके साथ डायरेक्ट लिंक है उनकी कॉस्ट तो मैयर की, लेकिन जिनके साथ इनडायरेक्ट लिंक है या जिनके साथ डायरेक्ट लिंक मौजूद नहीं है, इन अदर वर्ड्स उनकी कॉस्ट को इन्फिनिटी रखा। ये है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद हमने कहा था सेकंड स्टेप होगा जी शेयरिंग। शेयरिंग के ऊपर क्या करता है, शेयरिंग के ऊपर डिस्टेंस फैक्टर राउटर अपनी जो है डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग में जो राउटर्स हैं अपने अपने राउटिंग टेबल को अपने नेबर्स के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि ए अपने इमीडिएट नेबर्स बी, सी और डी के साथ अपने टेबल्स शेयर करेगा। इसी तरह बी अपने जो इमीडिएट नेबर्स ए और सी के साथ, ए सी और ई के साथ टेबल शेयर करेगा। हर राउटिंग टेबल सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स के साथ, डी सिर्फ और सिर्फ ए के साथ शेयर करेगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम ई की बात करें तो ई सी के साथ और बी के साथ शेयर करेगा। ठीक है। हम सबसे पहले ए के साथ देखते हैं कि ए के साथ कौन कौन शेयर करता है, बी भी करता है, डी भी करता है और सी भी करता है। ठीक है। पहले हम सी की शेयरिंग देखते हैं। लेट्स से जी आपके पास सी ने अपना टेबल जो है ना पास किया किसको, ए को। ये सी का टेबल है 2 4 0 इन्फिनिटी एंड 4। ये देखें जी सी का ये 2 4 0 इन्फिनिटी एंड 4 ये सी का टेबल है। ये ए का टेबल है जो भी अभी हमने बनाया इनिशियलाइजेशन स्टेप पे। उसके बाद होता क्या है, इन दोनों टेबल्स को कंपेयर किया जाता है, रिसीव्ड वाले टेबल को और ए के ओल्ड टेबल को। स्टेप वन पे क्या हो रहा है, ऐड कॉस्ट टू द टेबल रिसीव फ्रॉम नेबर सी। नेबर सी से जो कॉस्ट मिली है उसके अंदर सबसे पहले ए क्या करता है, मॉडिफिकेशन शुरू कैसे करता है। सबसे पहले तो हमने बता दिया शेयरिंग के अंदर क्या हुआ। सी ने अपना टेबल ए को दिखाया। ए ने क्या करना है, ए ने अब शेयरिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या करना है, यानी शेयर करने के बाद अपडेटिंग एक्चुअली शुरू हो जाती है। अपडेटिंग में ए ने क्या करना है, ए ने सी की तरफ से जो टेबल रिसीव हुआ है ए ने बल्कि क्या करना है, ए ने हाँ जी सी की तरफ से जो टेबल रिसीव हुआ है उसके अंदर टू कॉस्ट ऐड कर देनी है। क्यों टू ऐड करनी है, क्योंकि देखें जी ए का सी तक डिस्टेंस 2 था, इसलिए वो जितने भी उसको एक सी का टेबल रिसीव हुआ है उसकी जितनी भी कॉस्ट है हर नोड तक उन सब के अंदर टू ऐड करता है और क्या कर देता है, नेक्स्ट सबको सी बना देता है। ये किसने किया, ए ने किया। ए ने सी से टेबल लिया और सी वाले टेबल के अंदर दो कॉस्ट, हर एक कॉस्ट के अंदर दो वैल्यू ऐड कर दी और नेक्स्ट सबका सी सेट कर दिया। अब क्या किया जाएगा, जो ए ने मॉडिफाई किया सी के टेबल को और अपने ओल्ड टेबल को करेगा कंपेयर। कंपैरिजन में जहाँ पर कॉस्ट कम मिलेगी जिस पॉइंट पे उस कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन अगर सेम कॉस्ट मिलेगी तो फिर उसको जो पुरानी वैल्यू है उसे ही रखा जाएगा। ठीक है। और अगर कॉस्ट कंपैरिजन देखें जी, अगर आपके पास नेक्स्ट नोड एंट्री सेम मिलती है तो नई न्यू रो वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, चाहे वो स्मॉल देखें। अगर तो आपके पास डिफरेंट है तो स्मॉलर कॉस्ट को रिसीव किया जाएगा, लेकिन अगर टाई आ जाता है तो ओल्ड वाले को रखा जाता है। लेकिन अगर सेम आ जाती है नेक्स्ट नोड एंट्री, यानी कंपैरिजन में जो इसकी एंट्रीज ए की एंट्रीज़ में अगर सिमिलैरिटी मिलती है तो फिर न्यू वैल्यू को भी ऐड कर लिया जाता है। जहाँ पे आपके पास चाहे बड़ी वैल्यू हो चाहे छोटी वैल्यू हो उसे आप टेबल के अंदर ऐड कर लेते हैं। बहरहाल जी यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये ए ने मॉडिफाई किया सी का टेबल, ये ए का ओल्ड टेबल है। कंपैरिजन शुरू करते हैं। कंपैरिजन में छोटी वैल्यू ए इनको कंपेयर करें दोनों रोज़ को सिमिलर। यहाँ पे छोटी वैल्यू है 0 0 को रखा जाएगा। 6 और 5 में से कंपेयर करें 5 छोटा 5 को रखा जाएगा। 2 और 2 में से कंपेयर करें सेम है तो 2 ही ए वाला ही 2 रखा जाएगा। डी के इन्फिनिटी और 3 में से कंपेयर करें तो आपके पास 3 वैल्यू है वो जो छोटी है, इन्फिनिटी आपका वो बड़ा है, दैट इज़ वाई 3। और 6 और इन्फिनिटी को देखेंगे आप तो यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी में से आपके पास 6 और इन्फिनिटी 6 छोटा, दैट इज़ वाई 6 वाली वैल्यू को हमने रखा। और साथ ही साथ एक चीज़ जो देखी आपने वो ये कि इसका नेक्स्ट ऑलरेडी बने हुए थे, सिवाय एक लास्ट वाले
यानी ए का जो ई तक लिंक था उसका नेक्स्ट अभी तक फिल नहीं था। तो अब यहाँ से पूरी रो को कॉपी किया मॉडिफाइड सी के टेबल में से और ए की टेबल के अंदर पूरी रो को प्लेस कर दिया। तो ई, सी और 6 इस तरह से ए को पता चला कि वो ई तक पहुँच सकता है विद द हेल्प ऑफ सी। सी के अंदर सी तक उसे जाने के लिए 2 और सी से ई तक जाने के लिए उसे 4 वाली कॉस्ट वाला लिंक फॉलो करना है। सो बेसिकली उसे टोटल 6 कॉस्ट वाला लिंक फॉलो करना है। ये है हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की शेयरिंग एंड अपडेटिंग। अच्छा, अब अपडेटिंग कब होती है उस पर भी हम बात करते हैं। अपडेटिंग बेसिकली राउटर के अंदर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर हमेशा आपके पास अपडेटिंग दो तरीके से होती है। एक अपडेटिंग होती है आपके पास पीरियोडिक अपडेट और एक होती है आपके पास ट्रिगर्ड अपडेट। पीरियोडिक अपडेट आपके पास अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज़ करें तो आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स यानी हर 30 सेकेंड के बाद जो राउटर्स हैं अपने अपने राउटिंग टेबल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और शेयरिंग के बाद जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पे अपडेटिंग करते हैं। एक्चुअली कंपैरिजन करते हैं, ये सारा स्टेप दोबारा परफॉर्म करते हैं। शेयरिंग के बाद ये कंपैरिजन एंड देन ये सारा काम दोबारा करते हैं हर 30 सेकंड के बाद। या फिर दूसरी हमारे पास अपडेट होती है ट्रिगर्ड अपडेट। ट्रिगर्ड अपडेट तब होती है जब आपके पास किसी नेटवर्क के अंदर कोई चेंज आता है, जैसे कोई राउटर डाउन हो गया या फिर किसी राउटर के साथ नया नेटवर्क अटैच हुआ या नया राउटर आके नेटवर्क में अटैच हुआ, तो तब आपके पास नेटवर्क के अंदर चेंज आता है और ट्रिगर किया जाता है चेंजेस को। यानी चेंजेस हर राउटर अपने अपने टेबल के अंदर न्यू एंट्री ऐड करता है या पुरानी एंट्री को निकालता है। अगर कोई राउटर गया है तो पुरानी एंट्री को निकालता है, अगर कोई राउटर आया है तो नई एंट्री को ऐड करता है हर राउटर। और फिर हर राउटर अपने अपने नेबर के साथ अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है और एक्सचेंज के बाद ये सारे का सारा प्रोसेस यानी अपडेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इनिशियलाइजेशन में हर राउटर ने अपना अपना टेबल बनाना है। शेयरिंग में हर राउटर ने अपना राउटिंग टेबल दूसरे को बताना है। अगर हर नेबर ने अगर सी ने ए को बताया तो बी ने भी ए को बताना है, ठीक है, डी ने भी ए को बताना है, इसके तीनों नेबर्स ने इसे बताना है। इसी तरह ए ने अपना टेबल अपने तीनों नेबर्स को बताना है, डी ने अपना टेबल ए को बताना है, सी ने अपना टेबल ए, बी और ई को बताना है। इस तरह हर राउटर अपना टेबल सारे राउटर के साथ शेयर करता है और अपडेटिंग करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपैरिजन। कंपैरिजन किस तरह से करता है, पहले वैल्यू ऐड करता है और फिर कंपेयर करके अपने अपने टेबल्स को अपडेट करता है। अपडेट हर 30 सेकंड के बाद भी होती है जिसे हम पीरियोडिक अपडेट कहते हैं और दूसरी होती है ट्रिगर्ड अपडेट जो कि सिर्फ और सिर्फ जब नेटवर्क के अंदर चेंजेस आते हैं तब परफॉर्म की जाती है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर जो है आपके पास राउटिंग टेबल को अपडेट करने का एक और तरीका हम देखते हैं। बेसिकली आपके पास ये जो स्लाइड्स हैं इस वक्त ये दो बुक्स से हैं। एक तो हम जो मेन इसका पोर्शन है हमारे इस इन स्लाइड्स का वो हमने विलियम स्टेलिंग की बुक से हमने बहरोज़ फ्रोज़न की बुक से लिया है, ठीक है। और जो रिमेनिंग हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं उनको हमने टैननबाउम की बुक से लिया है। रीज़न इज़ दैट कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है जो हमें की गई रिकमेंड की गई है वो टैननबाउम की बुक है और मोस्टली पेपर के जो टॉपिक्स हैं, पेपर के क्वेश्चंस भी जो हैं वो टैननबाउम की बुक से ही हैं। इसलिए मैंने कुछ पोर्शन आपका बहरोज़ की बुक से डाला है और बाकी कुछ पोर्शन मैंने टैननबाउम की बुक से डाला है। जैसे कि अगर हम डिस्टेंस फैक्टर के अंदर राउटिंग देखें तो आपकी टैननबाउम की बुक कुछ इस तरह से बताती है कि आपके पास एक मैश है राउटर्स का, एक नेटवर्क है, इंटर डोमेन नेटवर्क है, यानी ये सारे के सारे राउटर्स एक ही डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कितने राउटर्स हैं, 4 4 8 4 3 12 राउटर्स हैं जो आपस में अटैच हैं। किस तरह से अटैच हैं, इनके दरमियान अनडायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू लिंक्स नज़र आ रहे हैं। ए का बी से लिंक है, ए का ई से लिंक है डायरेक्ट, ए का जे से डायरेक्ट लिंक है, ए का आपके पास डायरेक्ट लिंक में यानी ए के इमीडिएट नेबर्स जो हैं वो आपके पास बी, ई और जे हैं। इसी तरह बी के इमीडिएट नेबर्स में ए है, सी है और जी है। सी के इमीडिएट नेबर्स में बी है, डी है और ई है। अगर हम आई के इमीडिएट नेबर्स देखें यानी उसके बिल्कुल साथ वाले नेबर्स जिसके लिए उसे किसी दूसरे नेबर की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, तो आई के लिए ई है और जे है। जे के लिए आपके पास के है, आई है और एच है। एफ़ के लिए आपके पास ई है और जी है। इसी तरह अप टू सोन हर राउटर से नेबरिंग राउटर्स हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बताया आपको कि किस तरह से राउटर्स अपने अपने राउटिंग टेबल्स को अपडेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर राउटर्स। देखें जी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं वेक्टर सी फ्रॉम जेज 4 नेबर्स। जे के 4 नेबर्स हैं अगर आप काउंट करें यहाँ पे। जे का एक नेबर है आई, दूसरा है के, तीसरा है एच और चौथा है ए। ए, आई, के और एच 4 नेबर्स हैं।
यहाँ पे हमें जे का ए से क्या डिस्टेंस है, जे का ए से क्या बनता है टेबल, उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। जे का आई से क्या टेबल बनता है, उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। जे का एच से क्या बनता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन, और जे का के से उन सब की इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें क्या करना है, हमें जे का राउटिंग टेबल बनाना है। ठीक है, अभी तक क्या बना हुआ है, ए ने जे से जे वाले राउटर से ए तक क्या बनती है, या आप कह लें ए से बेसिकली यहाँ पे ये जो जे ए जे आई जे एच और जे की है ना, इसमें ए का राउटिंग टेबल, आई का राउटिंग टेबल, एच का राउटिंग टेबल और के का राउटिंग टेबल है। और अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी वांट टू मेक द जेज राउटिंग टेबल। जे का राउटिंग टेबल नहीं बना हुआ लेकिन उसकी नेबर्स का राउटिंग टेबल बना हुआ है, तो हम जे के राउटिंग टेबल, जे के नेबर्स की राउटिंग टेबल की हेल्प से जे का राउटिंग टेबल बना सकते हैं, बनाते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में ये पॉसिबल है। देखें जी, ए ने अपना टेबल बनाया हुआ है। ए ने अपना टेबल किस तरह बनाया हुआ है, ए का ए तक डिस्टेंस क्या है, 0 है। जाहिर बात है कोई लूप वाला तो लिंक एग्जिस्ट नहीं करता। ए का बी तक उसने काउंट किया है, यहाँ पे जो लिंक है लेट्स से यहाँ पे इसकी कॉस्ट में गिवन नहीं, लेकिन वो कह रहे 12 है। ए का सी तक डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, बी के थ्रू जाता है, लेकिन वो आपके पास ये नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लिखना शुरू करें इसका, तो बी का नेक्स्ट आपके पास कुछ भी नहीं। ए का बी से नेक्स्ट जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। ए का सी से नेक्स्ट बी आएगा। ए का डी के साथ जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो नेक्स्ट में दोबारा बी आएगा एंड अप टू सो। जब हम जे का बनाएंगे तो जे के अंदर हम नेक्स्ट लाइन को मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये सारे के सारे ए का टेबल है, आई का, एच का और के राउटिंग टेबल बने हुए हैं। नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन हमें खुद समझ आती जाएगी जैसे जैसे हम टेबल लिखते जाएंगे। बहरहाल जी, हमें ए से ए तक का डिस्टेंस पता है, ए से बी तक का, ए से सी तक एंड अप टू सो ऑन। इस तरह आई का ए से, आई का बी से, आई का सी से, एच का अपने सारे नेबर्स के साथ जो कॉस्ट है वो सारी की सारी गिवन है। किस तरह से बनी है, बिल्कुल वही प्रोसीजर इनिशियलाइजेशन, शेयरिंग एंड अपडेटिंग के थ्रू बनी है। अब लेट्स से हमारे पास राउटर जे का टेबल नहीं बना हुआ, राउटर जे का टेबल हम पहले राउटर्स को यूज़ करते हुए कैसे बना सकते हैं उसे देखते हैं। एक और चीज़ जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, जे ए डिले, जे आई डिले, जे एच डिले एंड जे के डिले यहाँ पे गिवन है। डिले बेसिकली क्या होता है, डिले किस चीज़ को मेजर करता है, डिले मेजर करता है डिस्टेंस को, कि आपके पास ए ने बी तक जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस या कितना टाइम कवर करना है, उसे हम डिले बोलते हैं। तो जे ने अगर ए तक जाना है तो जे को ए तक जाने के लिए 8 मिलीसेकंड का डिले या 8 मिलीसेकंड का फासला आप कह लें जी, 8 वैल्यू का फासला फॉलो करना है। जे को आई तक जाने के लिए 10, जे को एच तक पहुंचने के लिए 12 और जे को के तक पहुंचने के लिए 6 चाहिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ए के टेबल में नहीं मिलेगी। ए का जे तक फासला 9 है, लेकिन जे ने अगर ए तक पहुँचना है तो उसके लिए आप उसको जो टाइम लगेगा वो 8 है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास की मैंने 4 हमारे पास और इन्फॉर्मेशन, एक तो 4 टेबल्स आ गए और 4 और हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो है जे का ए से डिले, जे का आई से डिले, जे का एच से डिले और जे का के से डिले। ठीक है, जो नया राउटिंग टेबल जे के लिए बनेगा वो किस तरह से बनेगा, पहले जी बनाना शुरू करते हैं। ए का ए से हमने देखना है जे का ए तक जाने के लिए क्या कॉस्ट है, जे को ए तक जाने के लिए कितनी कॉस्ट है। इस वक्त हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो जे को ए तक जाने के लिए जो कॉस्ट फॉलो करनी है वो हम जे का ए से टेबल देखेंगे। देखें जी, जे का ए से डिले ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो हम उसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे कि जे को ए तक जाने के लिए 8 कॉस्ट वाला लिंक फॉलो कर लें। ठीक है, और दरमियान में उसके ये डायरेक्ट लिंक है, यानी दरमियान में कोई नहीं आ रहा, दैट इज़ वाई ए ही होगा, नेक्स्ट में उसके ए ही होगा। जे ने अगर बी तक जाना है, जे ने बी तक जाना है तो वो ए के थ्रू जाएगा। अब जे को ए तक जाने के लिए 8 कॉस्ट वाला लिंक, और ए से बी तक जाने के लिए 12 कॉस्ट वाला लिंक, तो टोटल उसे 20 कॉस्ट का लिंक फॉलो करके ए के थ्रू वो बी तक पहुंचेगा। देखें ना, हम जे को बी तक लेके जा रहे हैं, जे बी तक डायरेक्ट नहीं जा सकता, जे बी तक जाएगा 8 के थ्रू, जे को ए के थ्रू। जे को ए तक जाने के लिए 8 जो है वो कॉस्ट वाला लिंक फॉलो करना पड़ता है, और ए को आगे से बी तक जाने के लिए 12 कॉस्ट वाला लिंक फॉलो करना पड़ता है। दैट इज़ वाई जे बी तक जाने के लिए ए का 8 और फिर ए का बी से 12 वाला लिंक फॉलो करेगा, तो टोटल उसे 20 कॉस्ट वाला लिंक फॉलो करना पड़ेगा, और दरम्यान में उसे कौन सी लाइन से गुजरना पड़ेगा, ए से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ए एन आई, इसकी जगह आप खाली लाइन भी लिख सकते हैं। रीज़न इज़ दैट कि जे का ए से डायरेक्ट लिंक मौजूद है। बहरहाल जी, जे का सी से देखते हैं। जे को सी तक जाने के लिए अगेन
हेल्प लेनी पड़ेगी, ए की या फिर यहाँ से एच की, दोनों में से किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर जे ए की हेल्प लेता है तो जे को ए तक जाने के लिए 8, ए को बी तक जाने के लिए 12, 12 जमा 8 हो गया आपके पास 20, और बी को सी तक जाने के लिए कितनी चाहिए, कितना टाइम चाहिए। बी को सी तक जाने के लिए जी हम बी के टेबल में आते हैं और बी का सी तक हमारे पास डिस्टेंस क्या मौजूद है। हम देखते हैं कि ए का सी तक हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है। अगर हम ए के थ्रू जाते हैं, बी से सी तक का डिस्टेंस हमारे पास मौजूद नहीं, क्योंकि बी का राउटिंग टेबल हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ए का राउटिंग टेबल तो है ना। तो हम जे से ए का वैसे भी बी का राउटिंग टेबल जे के पास आ भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो उसके इमीडिएट नेबर्स नहीं है, इसलिए उसके पास उसके नेबर का ए का तो है ना, वो अपने नेबर के थ्रू ही जाएगा। बी का तो उसके पास है ही नहीं ना, एच का उसके पास, तो वो ए के पास जाएगा। ए तक पहुंचने के लिए उसे 8 और ए को सी तक जाने के लिए 25। ठीक है, सो 25 जमा 8 उसे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, 25 + 8 = 33। लेकिन यहाँ पे आपको 28 नज़र आ रहा है। रीज़न इज़ दैट कि उसने ए को फॉलो नहीं किया, उसने आई को फॉलो किया। देखें जी, अगर जे आई के थ्रू जाता है तो जे का आई तक डिले कितना है, 10। आगे से आई का सी तक को जाने के लिए कितना डिफरेंस है, हम वो देखते हैं। आई को सी तक जाने के लिए 18 और जमा 10 28। ठीक है, तो अगर हम जे को ए के बजाय आई के थ्रू सी पे लेके जाते हैं तो वो हमारे पास लिंक जो कॉस्ट आएगी वो 28 होगी। लेकिन अगर हम जे को ए के थ्रू सी पे लेके जाते हैं तो हमारे पास कितनी आएगी, जे की ए तक 8 और ए की सी तक आपके पास 25, 25 जमा 8 33, और यहाँ पे हमारे पास कम आ रही है 28। तो 28 इज़ लेस दैन 33, दैट इज़ वाई हम जे को ए वाले नेबर नहीं बल्कि आई वाले नेबर के थ्रू गुजारेंगे, क्योंकि आई भी तो उसका नेबर है, आई का भी तो राउटिंग टेबल इसके पास मौजूद है। तो वो आई के राउटिंग टेबल से भी तो देख सकता है कि आई का सी तक क्या फासला है। तो जे आई तक जाएगा 10 डिले के साथ, और आई उसे आगे सी पे लेके जाने के लिए आगे से 18 डिले बताता है, क्योंकि देखें जी आई का सी तक आपके पास मैट्रिक्स क्या है 18, 18 जमा 10 28 वाला वो लिंक फॉलो करता है, और जे आई के थ्रू सी पे जाता है। अब जे ने डी पे जाना है, जे ने डी पे जाना है, अगेन ए के थ्रू चला जाए, आई के थ्रू चला जाए, एच के थ्रू चला जाए, जिसके थ्रू मर्जी चला जाए। अगर ए के थ्रू जाने की कोशिश करता है, देखे ज़रा, जे ए के थ्रू जाने की कोशिश करता है 8 डिस्टेंस यहाँ पे, और ए का डी तक आप पढ़ें 40, 40 जमा 8 48 कॉस्ट वाला लिंक इसे फॉलो करना पड़ेगा। आई से ट्राई करके देखते हैं, जे का आई से तो डिले है आपके पास 10, आई का आगे से डी तक कितना है जी, आई के टेबल में देख लेते हैं, आई का डी तक है 27। सो 27 + 10 = 37। ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं, जे को एच से ट्राई कर लेते हैं। जे को एच से ट्राई करेंगे तो जे का एच तक डिले है हमारे पास 12, और एच को आगे से डी तक जाने के लिए कितना फासला तय करना पड़ना है, 8। सो 12 और 8 आपके पास 20। ये कम कॉस्ट वाला लिंक है। इससे पहले हमने एक 48 वाला देखा, दूसरा हमने 12 प्लस आपके पास देखा जी, 12 + 8 हमने 20 वाला देखा, नहीं 12 प्लस हमने 27 वाला देखा, वो भी ज़्यादा था हमारे पास। तो अब हमने 12 + 8 वाला देखा 20, और हम यही वाला लिंक यानी एच के थ्रू जे को हम लेके जाएंगे उसके नेबर डी के पास, उसके डिस्टेंट नेबर, जे के इमीडिएट नेबर एच के थ्रू वो डी पे जाएगा। इस तरह जे ने जाना है अब आई के पास, आई तक उसका डायरेक्ट लिंक मौजूद है, आई से ही है, और उसकी सॉरी अभी हम सी डी ई पे हैं। जे ने ई पे जाना है, ई पे जाने के लिए वो आई के थ्रू चला जाए, ए के थ्रू चला जाए। ठीक है, आई के थ्रू अगर वो ए के थ्रू जाने की कोशिश करता है 8, और ए का ई से देखें 14, 8 जमा 14 आता है हमारे पास 22। लेकिन अगर जे आई के थ्रू जाए तो आई के थ्रू 10, 10, और आई का ई से देखें, ये आई और इसका ई तक देखें 7, तो 10 जमा 17 कम डिस्टेंस वाला, दैट इज़ वाई हम आई के थ्रू लेके जाते हैं। इसी तरह हम बारी बारी सारी की सारी वैल्यूज़ को, जे के सारे टेबल को इसी तरह से मेंटेन करेंगे, किसकी हेल्प से, उसके इमीडिएट नेबर्स की हेल्प से। 4 वैल्यूज़ इस जे के टेबल में हमें डायरेक्ट मिल जाएंगी। जे का ए तक डायरेक्ट लिख लें, जे का आई तक डायरेक्ट लिख लें 10, जे का एच तक डायरेक्ट लिख लें जी 12, और जे का के तक डायरेक्ट लिख लें 6। ये तो हमारे पास 4 इसकी वैल्यूज़ डायरेक्ट आ गई। बाकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं, और आपके पास कोई भी जे जो है किसी भी दूसरे
राउटर तक कौन से राउटर्स की हेल्प से, अपने कौन से नेबर्स की हेल्प से जाता है, उसमें से हमने शॉर्टेस्ट पाथ, उसमें से हमने कम से कम डिस्टेंस वाला पाथ चूज़ करना होता है। जैसे हमारे पास बी पे जाने के लिए दो चॉइसेस, सी के पास जाने के लिए दो चॉइसेस थी, बल्कि दो नहीं चार चॉइसेस थी। हमने उसमें से दो को देखा, हम ए के थ्रू जाएँ तो ज़्यादा हमारे पास जो है कॉस्ट आती है, अगर हम आई के थ्रू जाएँ तो कम कॉस्ट आती है। इसी तरह अगर हम डी पे बात करें तो डी पे जाने के लिए भी हमने ए को भी देखा, आई को भी देखा, हमने एच को भी देखा, के को भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे कम कॉस्ट उसमें से एच के थ्रू आती है। सो बेसिकली हमने जे की किसी भी जे को किसी भी दूसरे राउटर तक जाने के लिए जो उसकी चारों जे के नेबर्स हैं उन चारों के थ्रू जाके देखना है, जिसमें कम से कम डिस्टेंस आएगा हमने उसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड करें इस बात को क्या कि हमारे पास जे का राउटिंग टेबल किस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा कि जे के इमीडिएट नेबर्स की राउटिंग टेबल अगर हमारे पास मौजूद हैं और जे का अपने इमीडिएट नेबर से डिले हमारे पास मौजूद है तो हम जे का टेबल उसके नेबर्स की हेल्प से बना सकते हैं। किस तरह से कि जे के इमीडिएट नेबर्स की इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्ट हम चार इन्फॉर्मेशन पुट कर लेंगे, लेकिन जो इमीडिएट नेबर्स नहीं हैं उनके पास जे अपने कौन से इमीडिएट नेबर्स के थ्रू जा सकता है। इमीडिएट नेबर्स मीन्स जो उसके साथ डायरेक्ट लिंक है, ए आई के और एच, किसके थ्रू जा सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास गिवन है। जैसे कि अब लास्ट वाला देखें, जे ने एल तक जाना है तो जे को एल तक जाने के लिए एच भी तो हमारे पास मौजूद था। जे से एच तक हम 12 लेते और एज का आगे से और आगे से जो है ना हम एज के एल तक देखते तो एज के एल तक हमें मिलता 9, 12 जमा 9 हमारे पास 21 आता। लेकिन वही अगर हम जे का के से देखें 6 और के का एल से देखें तो के का एल से 9 है, 9 6 15 आता है। तो दैट इज़ वाई हमने जे को एल तक के थ्रू लेके गए। सो हम वो डिस्टेंस और वो राउट दरमियान में फॉलो करेंगे जो हमें कम से कम कॉस्ट के साथ जे को उसके जो है डिस्टेंट नेबर्स तक, नॉट इमीडिएट डिस्टेंस नेबर्स तक पहुंचा सके। ठीक है जी। सो ये हमारे पास एक तरीका है जे टेबल्स को अपडेट करने का। यहाँ पे हमारे पास चार टेबल्स बने हुए थे जे के नेबर्स के। हमने जे का टेबल उसके नेबर्स की मदद से ही बना लिया। ठीक है, एक्चुअली होगा स्टार्ट पे वही। ठीक है, ये आपके पास शेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन वाले स्टेप के बाद का सारा प्रोसेस है। शेयरिंग एंड अपडेटिंग का सारा प्रोसेस है। सबसे पहले होगा वही ए अपने सारे नेबर्स तक का डिस्टेंस और जो उसके इमीडिएट नेबर्स नहीं है वहाँ पे इन्फिनिटी लिखेगा, यानी ए बी तक लिखेगा, ई तक लिखेगा, जे तक लिखेगा। उसके बाद अपने बाकी सारे नेबर्स की जो कॉस्ट है वो इन्फिनिटी लिखेगा क्योंकि बाकी सारे उसके इमीडिएट नेबर्स नहीं है। इस तरह बी सिर्फ ए का लिखेगा, सी का लिखेगा और जी का लिखेगा, बाकी सब में इन्फिनिटी लिखेगा। इसी तरह जे ए का लिखेगा, एच का लिखेगा, आई का लिखेगा, के का लिखेगा और बाकी सब में इन्फिनिटी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जिन तक उसका लिंक डायरेक्ट है उनकी वो कॉस्ट लिखेगा, बाकी सब में इन्फिनिटी लिखेगा। लेकिन उसके बाद होगा जी आपके पास शेयरिंग एंड देन अपडेटिंग। तो शेयरिंग एंड अपडेटिंग में हमने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देखी थी। यहाँ पे हमने एक कंप्लीट एक्चुअल सिनेरियो की एग्जांपल ली है और उसको हमने करके देखा है कि हम कौन सी मैयर उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ही कम थी, बहुत कम लिंक थे। लाइक आपने ए को ई तक लेके जाने के लिए या तो बी के थ्रू जा सकते थे या फिर सी के थ्रू जा सकते थे। देखिए अगर यहाँ पे भी आप ए को बी के थ्रू ई पे लेके जाते हैं तो 5 नंबर 3 8 ये ज़्यादा कॉस्ट वाला लिंक है। लेकिन अगर आप ए को सी के थ्रू ई पे लेके जाते हैं तो ये कम कॉस्ट वाला लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी शेयरिंग एंड अपडेटिंग बिल्कुल ऐसे ही हुई है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। यहाँ पे आपको प्रोसीजर डिफरेंट तरीके से बताया गया है और यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से बताया गया है, लेकिन दोनों में हो एक ही काम रहा है कि जो न्यू टेबल्स अपडेटेड टेबल्स बन रहे हैं उनके अंदर अपडेट्स हर राउटर की अपने नेबरिंग राउटर से शेयर्ड राउटिंग टेबल की बेस पे है। यहाँ पे हमारे पास देखिए मैंने आपको फिर बता रही हूँ, ए को सी तक ई तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। ए सी के थ्रू ई पे जा सकता है, बी के थ्रू जा सकता है। अगर बी के थ्रू जाता है ज़्यादा कॉस्ट लगती है, सी के थ्रू जाता है कम कॉस्ट लगती है। इसीलिए हमने ए को ई के थ्रू सी के थ्रू जो है ई पे लेके गए हैं, हम बी के थ्रू ई पे नहीं लेके गए, हालांकि लेके जा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरीका है आपके पास टेबल को अपडेट करने का और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरीका है टेबल्स को अपडेट करने का। एक्चुअली हमने यहाँ पे अपडेट करने के साथ साथ नया टेबल ही बना दिया है कि अगर नया टेबल भी बनाना हो तो भी हम इन्हीं अपडेट्स की मदद से
बना सकते हैं। सो इनिशियलाइजेशन पे हर राउटर अपना अपना बनाएगा, देन शेयरिंग के बाद हर राउटर का अपना अपना राउटिंग टेबल कंप्लीट होगा। शुरू में यहाँ पे भी इनकी इन्फिनिटी वैल्यूज़ थी काफ़ी सारी, लेकिन वो जब शेयरिंग हुई, अपडेटिंग हुई, तो इनकी वैल्यूज़ फिल हो गई। इसी तरह आई की भी वैल्यूज़ फिल हो गई। एक चीज़ जो आप हर एक के अंदर देख रहे हैं वो 0 0 आपको नज़र आ रहा है। ए का ए से 0 है, ए का आई से 0, आई का आई से 0 है, एच का एच से और के का के से। इसी तरह जे का जे से आपके पास जो कॉस्ट है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे वापस हर राउटर अपने पास वापस नहीं आ रहा। और उसके आगे नेक्स्ट जो उनकी लाइन है वो भी नील होगी, यानी कुछ भी नहीं होगी। जिस तरह जे का बना है आपके पास कॉस्ट एंड नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन, उसी तरह यहाँ पर आपके पास हर राउटर के कॉस्ट और नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन भी उनके अपने अपने राउटिंग टेबल के अंदर बनी हुई है, लेकिन हमने सिर्फ उनकी कॉस्ट वाली मैट्रिक्स यूज़ करके जे का नया टेबल बना लिया। और ये आपका पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। सो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आपने देखना है, डिटेल आप इसकी जो वर्किंग है इसका स्टेप बाय स्टेप, जो इसके हर स्टेप पे हमने क्या कंपैरिजन्स किए हैं सब, उसको आप टैन बम की बुक में राउटिंग टेबल राउटिंग प्रोटोकॉल्स चैप्टर नंबर 5 की फिगर 5.9 के अंदर देख सकते हैं। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो टू नोड लूप या फिर 3 नोड लूप इंस्टेबिलिटी आती है, या फिर जिसे हम काउंट टू इन्फिनिटी लूप प्रॉब्लम कहते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। हमने इन टॉपिक्स को देख लिया इनिशियलाइजेशन, शेयरिंग एंड अपडेटिंग के अंदर। वेंट टू शेयर यानी एक तो हमारे पास पीरियोडिक शेयर, पीरियोडिक अपडेट, और दूसरी हमारे पास ट्रिगर्ड अपडेट या ट्रिगर्ड शेयर। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रॉब्लम है टू नोड इंस्टेबिलिटी, एंड ये आपके पास नेक्स्ट है 3 नोड इंस्टेबिलिटी, या फिर हम इसे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम भी कहते हैं। अगेन ये टैनबम की बुक से है और ये दोनों आपके पास बहरोज़ की बुक से हैं। अच्छा, आपके पास टू नोड इंस्टेबिलिटी क्या है? यहाँ पे आपके पास 2 राउटर्स हैं, 3 राउटर्स हैं, एक्स, ए और बी। ए और बी को दोनों को एक्स तक का डिस्टेंस पता है। ए को पता है कि वो एक्स तक डायरेक्ट जा सकता है और कॉस 2 के साथ जाता है, और उसे नेक्स्ट किसी भी नोड को नहीं फॉलो करना है। बी एक्स तक जाने के लिए ए की मदद लेता है, और ए की मदद लेके वो 4 + 2 यानी 6 वाली कॉस्ट वाले लिंक को फॉलो करके एक्स तक जाता है। अब लेट्स से हमारे पास हुआ क्या है कि एक्स राउटर का ए राउटर के साथ लिंक जो है वो फेल हो गया, ख़त्म हो गया। तो ए ने तो अपने राउटिंग टेबल के अंदर लिख लिया कि अब वो एक्स तक उसके पास कोई भी कॉस्ट वाला लिंक मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट के ए अपनी ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बी को पहुंचाता, बी ने उससे पहले अपना टेबल शेयर कर दिया ए के साथ। ए ने शेयर किया तो ए के पास बी का टेबल आया। बी का टेबल में क्या स्टोर था? 6। बी के टेबल में ये स्टोर था कि बी एक्स तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ए यूजिंग द लेंथ ऑफ कॉस्ट 6, और ए को पता चलता है कि हाँ, अगर बी जो है वो एक्स तक 6 कॉस्ट वाले लिंक तक पहुंच सकता है और बी मुझ तक 4 कॉस्ट वाले लिंक तक आता है, तो अगर मैंने एक्स तक जाना है तो 10 कॉस्ट वाला लिंक में फॉलो करूँ। यानी ए बी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक दफ़ा तो उसने किया ना रिकॉर्ड के वो एक्स तक उसका इन्फिनिटी लिंक है, लेकिन साथ ही बी उसे बताता है नहीं मेरे पास एक्स तक लिंक मौजूद है 6 कॉस्ट के साथ। बी वो इन्फॉर्मेशन ए को देता है, ए के पास वो 4 लिंक कॉस्ट वाले लिंक के साथ आती है, तो ए को लगता है कि हाँ 6 कॉस्ट वाले लिंक से बी पहुंच सकता है, और बी मेरे पास 4 कॉस्ट वाले लिंक से आता है, तो मुझे 10 कॉस्ट वाले लिंक को फॉलो करते हुए बी की हेल्प से मैं एक्स पे जा सकता हूँ। हालांकि बी खुद ए की हेल्प से एक्स पे जा रहा था, लेकिन उसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं ना मिलती, उसे बस ये इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि जब शेयर होते हैं राउटिंग टेबल्स, तो फिर उनकी कॉस्ट शेयर होती है, उनकी नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती। तो बी ने जब ए को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो उसने ये तो बताया कि मेरे पास एक्स तक पहुंचने के लिए 6 कॉस्ट वाला लिंक है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारे थ्रू ए के थ्रू जा रही हूँ। ए समझता है कि बी के पास एक्स तक लिंक मौजूद है, मेरे पास शायद नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपने पास इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है कि मैं एक्स तक बी के थ्रू जा सकता हूँ, यानी ए एक्स तक बी के थ्रू जा सकता है विद कॉस्ट ऑफ 10, बिकॉज ए का बी तक 4 और बी का एक्स तक आपके पास 6 है, तो वो 6 + 4 10 रिकॉर्ड कर लेता है। फिर क्या होता है जी, फिर ए अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रिगर्ड अपडेट या पीरियोडिक अपडेट में ए फिर बी को अपनी 30 सेकंड के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, और एरर आ जाता है। ए बी को कहता है जी एक्स तक जाने के लिए मेरे पास एक लिंक मौजूद है 10 कॉस्ट के साथ। बी कहता है अच्छा तुम्हारे पास 10 कॉस्ट वाला लिंक है, मैंने तो पहले 6 वाला किया था रिकॉर्ड। वो अपने पास अपडेट करके क्या करता है, पहले उसने 2 × 4 6 किया था, अब वो 10 × 4 14 कर लेता है, ठीक है।
14 कर लेता है उसके पास, यानी वो कहता है बी समझता है कि एक्स तक जाने के लिए उसे 14 कॉस्ट वाली लिंक चाहिए। बोथ राउटर्स कीप अपडेटिंग टेबल्स इवन इवेंचुअली हिटिंग इन्फिनिटी इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम होता क्या है जी, आपके पास ए और बी जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाते हैं तो एक टाइम आता है कि दोनों के पास इन्फिनिटी की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और जहाँ पर हमारे पास राउटिंग टेबल के अंदर इन्फिनिटी का प्रॉब्लम आता है उसे हम काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम या फिर इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। जहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी आने लग जाता है उसे हम इन्फिनिटी या काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम बोलते हैं, और वो हमारे राउटर्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है जी, हमारे नेटवर्क के अंदर देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि ए के पास एक्स तक का लिंक मौजूद था, उसने वही इन्फॉर्मेशन बी को शेयर की, लेकिन ए से एक्स का राउटर का लिंक टूट गया। उसने बिफोर दैट कि वो ये बात बी को बताता, बी ने बता दिया कि नहीं मेरे पास एक्स तक लिंक मौजूद है। ए ने भी अपने पास अपडेट कर लिया कि शायद मेरे पास नहीं है, बी के पास है, मैं बी से एक्स तक का लिंक ले लेता हूँ। एक्स फिर अपनी इन्फॉर्मेशन बी को देता है, तो बी कहता है अच्छा तुम्हारे पास अब डिफरेंट हो गया एक्स तक का लिंक, बॉस तो मेरे पास तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन है, वो अपनी भी अपडेट कर लेते हैं। एंड आफ्टर ऑन अपडेटिंग करते करते फाइनली ये लोग इन्फिनिटी पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कॉस्ट मैयर नहीं हो सकती और प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम या फिर टू लूप इंस्टेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे बन जाती है। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस ये हैं कि हम इन्फिनिटी को डिफाइन इन्फिनिटी टू बी मच स्मॉलर वैल्यू सच एज 100। ये जो इन्फिनिटी वैल्यू हम इसे एग्जैक्टली इन्फिनिटी ना रखें, हम इसे 100 तक रखें, यानी ये राउटर्स जो हैं अपनी वैल्यू को, अपने कॉस्ट को बढ़ाते 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 100 तक आएँ, इससे आगे ना आए, ताकि बहुत ज़्यादा देर तक वो ये कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व ना रहें। then it doesn't take too long to become stable। ठीक है, बट नाउ यू कांट यूज़ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इन लार्ज नेटवर्क्स, लेकिन लार्ज नेटवर्क्स में फिर ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज़ नहीं की जा सकती अगर ये वाला इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इवन दैट हम इन्फिनिटी को छोटी वैल्यू यानी 100 तक रख लें, यानी 100 जब आ गया ना, इसका मतलब है इन्फिनिटी लिमिट पे हम पहुंच गए। बहरहाल जी, ये हमारे पास बड़े नेटवर्क के अंदर सोल्यूशन पॉसिबल है। स्प्लिट हॉरिजन के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम इंटायर टेबल को फ्लड करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को टेबल के फ्लड किया जाए। अच्छा, फ्लडिंग एंड फॉरवर्डिंग, बेसिकली फ्लडिंग एंड फॉरवर्डिंग हमारे पास दो स्टेप्स हैं, यही आपके पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के। फ्लडिंग के अंदर आपके पास क्या किया जाता है, जितना भी इंफॉर्मेशन होती है ना राउटर के राउटिंग टेबल्स की, वो अपनी इंफॉर्मेशन फ्लड कर देते हैं अपने तमाम नेबर्स को। ठीक है, चाहे किसी एंट्री में चेंज आया है किसी में नहीं आया, लेकिन फॉरवर्डिंग के अंदर वो स्पेसिफिक एंट्रीज़ को, स्पेसिफिक पोर्शन को और स्पेसिफिक राउटर्स के साथ शेयर करते हैं, उसे फॉरवर्डिंग कहते हैं। बहरहाल जी, फ्लडिंग करने के बजाय क्या किया जाए, सिर्फ उसका अगर फॉरवर्डिंग के थ्रू टेबल का थोड़ा सा पार्ट सेंड किया जाए तो इससे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यानी एक्स अपनी इन्फॉर्मेशन ए वाली ए जो है अपनी एक्स तक की इन्फॉर्मेशन शेयर करे सिर्फ, और बी भी अपनी सिर्फ एक्स तक की इन्फॉर्मेशन शेयर करे। अगर कोई चेंजेस आते हैं नेटवर्क के अंदर तो सिर्फ चेंज वाली जो एंट्रीज हैं अगर उन्हें शेयर यानी उन्हें फॉरवर्ड किया जाए, फ्लड ना किया जाए, फॉरवर्ड किया जाए, तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। या फिर स्प्लिट हॉरिजन एंड पॉइजन रिवर्स कर दिया जाए, जिसमें डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल एक टाइमर यूज़ करे। अगर किसी भी राउटर के बारे में किसी दूसरे राउटर को बहुत देर तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई न्यूज़ नहीं मिलती, तो वो खुद ब खुद उसे अपने नेटवर्क में से हटा दे। लाइक ए जब बी से एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना सुने, यानी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ना सुने, ना उसके पास खुद से एक्स की कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आए, तो वो खुद ब खुद एक्स की एंट्री को डिलीट कर दे। सारी बात है, जो राउटर डाउन हो जाएगा वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं फॉरवर्ड करेगा, वो नहीं फॉरवर्ड करेगा, तो अल्टीमेटली नई इन्फॉर्मेशन किसी राउटर से जब नहीं आएगी, नई एंट्रीज़ नहीं आएंगी, तो पुराने राउटर उन्हें अपनी एंट्रीज़ में से, अपने टेबल्स में से डिलीट कर देंगे। इसे हम स्प्लिट हॉरिजन एंड पॉइजन रिवर्स बोलते हैं, और ये भी हमारे पास काउंट टू इन्फिनिटी या फिर टू नोड इंस्टेबिलिटी का सलूशन है। एक सलूशन ये है कि हम इन्फिनिटी की वैल्यू कम रखें ताकि इन्फिनिटी तक जल्दी जल्दी यानी स्टेबल जल्दी हो जाए, हमारे पास इंस्टेबिलिटी जल्दी से स्टेबिलिटी में बदल जाए। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की जाए, फ्लड ना किया जाए सारा डाटा, सिर्फ उस रो को फॉरवर्ड किया जाए जिसके अंदर चेंजेस आए हैं। तीसरा तरीका ये है कि हम स्प्लिट हॉरिजन एंड पॉइजन रिवर्स करें, जिसमें डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल टाइमर यूज़ करें। अगर कोई किसी राउटर से किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लाइक 2 सेकंड या 10 सेकंड या 12
सेकंड या जो है कोई 1-2 मिनट 10 मिनट के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, क्योंकि वापस कंप्यूटर नेटवर्क्स पे इतनी ही फास्ट कम्युनिकेशन होती है, नैनो एंड माइक्रो सेकेंड्स में काउंट होती है। तो अगर कोई 10-15 मिनट या 30 सेकेंड या इतनी देर के बाद भी नहीं मिलती है, कोई नई एंट्री नहीं मिलती, कोई नई न्यूज़ नहीं मिलती किसी राउटर से, तो उसे खुद बहुत लिस्ट में से निकाल दिया जाए, उसकी एंट्री को डिलीट कर दिया जाए। लाइक एक्स की एंट्री को डिलीट कर दिया जाएगा, तो ना तो ए गलत इन्फॉर्मेशन बी गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा और ना ही ए गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा। एक्चुअली ये जो काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम या टू लूप इंस्टेबिलिटी या 3 लूप इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम आता है, ये इसी वजह से आता है कि नेटवर्क के अंदर हमेशा जो है बैड न्यूज़ जल्दी प्रिवेल करती है और गुड न्यूज़ जो है वो देर से प्रिवेल करती है। दैट इज़ वाई सॉरी बैड न्यूज़ देर से प्रिवेल करती है और गुड न्यूज़ जो है वो जल्दी प्रिवेल कर जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। 3 नोड इंस्टेबिलिटी में क्या है जी, अब आपके पास एक्स के साथ ए बी सी है, एक्स ड्रॉप हुआ तो ए बी सी तीनों के टेबल इंस्टेबल होते जाएंगे अप टू सो ऑन, आपके पास ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इस जब आपके पास 3 राउटर्स एक लूप में आके इंस्टेबिलिटी का शिकार होते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। फिर अगर इसके थ्रू सोल्यूशन है, फिर हम डिस्टेंस वेक्टर के बजाय लिंक स्टेट राउटिंग की तरफ जा सकते हैं। ये काउंटर इन्फिनिटी प्रॉब्लम को यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, जिसके अंदर ए का बी सी डी ई तक लिंक किया है इनिशियली। एक एक्सचेंज के बाद ए को बी तक का डिस्टेंस पता चल गया, सी तक पता चल गया, डी ई तक और सब तक का डिस्टेंस पता चल गया। अब आपके पास इनिशियली ए का सब तक डिस्टेंस मौजूद है, एक एक्सचेंज के बाद आपके पास ये डिस्टेंस इस तरह से चेंज होता है कि 3 2 3 4 हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपके पास ए का लिंक टूटता है, ए का लिंक टूटता है और उसके नेबर्स उसके साथ शेयरिंग करते हैं एंड आफ्टर सोन आपके पास चेंजेस होते होते सारे के सारे राउटर्स की इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अगेन इसकी डिटेल्स के लिए आप एनबम की बुक से जाके इस टॉपिक को, इस डायग्राम के बारे में पढ़ें, इस फिगर के बारे में पढ़ें, फिगर 5.10 के बारे में आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। बहरहाल इन 2 डायग्राम से भी हमें इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम समझ आ गया है, या इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम समझ आ गया। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के 2 प्रोटोकॉल्स हमने बात की थी, रिप और IGRP। रिप की बात करते हैं और IGRP को भी थोड़ा सा हम देखेंगे। रिप आपके पास ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो आपके पास जो है जिसकी लिमिट जो है वो थोड़ी है, यानी ये कम लेस नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है और हर 30 सेकंड के बाद ये पीरियोडिक अपडेट करता है नेटवर्क के अंदर। हम इसके साथ जो कंप्यूटर्स अटैच कर सकते हैं वो 30 तक कंप्यूटर्स हैं, जबकि IGRP के साथ हमारे पास 100 तक के हम सॉरी कंप्यूटर्स नहीं, राउटर्स हम 15 से 30 तक राउटर्स रिप के साथ आपस में अटैच कर सकते हैं। और अगर हम IGRP यूज़ करें तो हम 100 तक कंप्यूटर्स को, 100 से 120 तक के कंप्यूटर्स को आपस राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिप और IGRP अगर हम दोनों के लिए देखें तो मैक्सिमम भी 100-120 तक की लिमिट है, तो वो हमारे पास बहुत ही कम राउटर्स हैं। जबकि हमारे पास जो अब नेटवर्क्स हैं, लाइक हम इंटरनेट की बात करें तो उसमें 100-150 कंप्यूटर राउटर नहीं बल्कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि हम लिंक स्टेट राउटिंग की तरफ जाते हैं। बहरहाल जी, अगर हम रिप को देखते हैं तो रिप के अंदर भी हमारे पास किन चीज़ों को हमने देखना है। रिप क्या है, हमारे पास इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है, किसी भी ऑटोनमस सिस्टम के अंदर यूज़ होता है। सिंपल है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का सबसे सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है। इन टॉपिक्स को ये बुक डिस्कस करती है, वो उसमें उसका मैसेज फॉर्मेट है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड एक्सेट्रा। हम इसको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि रिप जो है अपना राउटिंग टेबल किस तरह से बनाता है। इस एग्जांपल में आपके पास चार राउटर्स हमें नज़र आ रहे हैं, R1 R2 R3 एंड R4। इनमें से हर राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल किस तरह से बनाएगा, हम सिर्फ उसके इनिशियलाइजेशन का इसका स्टेप देखेंगे और उसके बाकी स्टेप्स आप इसे कंप्लीट करेंगे। राउटर 1 अपना राउटिंग टेबल किस तरह से बनाएगा जी। अच्छा, यहाँ पे राउटर तो 4 हैं लेकिन नेटवर्क्स भी काउंट कर लें। जो आपके पास यहाँ पे पिंक कलर से हाईलाइटेड एड्रेसेस हैं वो सारे नेटवर्क एड्रेसेस हैं, और ये जो लाइंस हैं एक्चुअली ये नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक नेटवर्क है 130.10 वाला, एक है 130.11 वाला, एक है 205 वाला 5 के साथ, एक 205.6 वाला है, एक 192.2.4 और एक 2.5 वाला और एक 2.6 वाला, यानी 1 2 3 लाइन्स, 4 5 नेटवर्क्स, 6 7 नेटवर्क्स। इसका मतलब है हर राउटर के अंदर 7 7 एंट्रीज़, हर राउटर के साथ जो है 7 7 जो है एंट्री स्टोर होंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास
कितने राउटर्स हैं, 12 राउटर्स हैं, तो आपके पास हर टेबल के अंदर 12-12 एंट्रीज़ आई हैं। यहाँ पे आपके पास नेटवर्क में 5 राउटर्स हैं, तो हर राउटर के राउटिंग टेबल में 5-5 एंट्रीज़ आई हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर आपके पास नेटवर्क के ऊपर जो है कितने राउटर्स हैं, 4 राउटर्स हैं और उनके साथ टोटल कितने नेटवर्क्स हैं, टोटल नेटवर्क्स चूँकि इसके साथ अटैच 7 हैं, तो 7 एंट्रीज़ आएँगी। राउटर 1 के साथ डायरेक्टली कौन-कौन से नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं? डायरेक्ट इसके साथ 2 नेटवर्क्स हैं, एक 130.10 वाला और एक 130.11 वाला। और कितने होप्स फॉलो करके इसे जाना है उस तक, उन तक पहुँचना है। बेसिकली कितना डिस्टेंस है, 1-1 का डिस्टेंस है। हूप हूप भी कहते हैं नेक्स्ट कितने नेटवर्क्स को या नेक्स्ट कितने नोड्स को क्रॉस करके उसे पहुँचना है। तो चूँकि इसे नेक्स्ट ये आपके पास होप जो है वो डिस्टेंस या कॉस्ट नहीं है। होप ये इन्फॉर्मेशन बताती है कि आपके पास राउटर 1 ने किसी एक नेटवर्क तक जाने के लिए दरमियान में कितने लिंक्स को क्रॉस करना है। अगर तो कोई किसी को भी क्रॉस नहीं करना, तो यहाँ पे हुप की वैल्यू 1 आएगी। सो R1 130 तक जाने के लिए 1 वाली हुप, 130.11 तक जाने के लिए 1 हुप, और नेक्स्ट किसी भी नेटवर्क को इन्हें क्रॉस नहीं करना, बाईपास नहीं करना। लेकिन R1 ने अगर 192.195.2.4 वाले नेटवर्क के पास जाना है, तो उसे 2 हूप्स क्रॉस करनी है। एक तो 130.10 वाले नेटवर्क से निकलना है, 130.10.0.1 के थ्रू, ये इसका आउटर का। R1 ने अगर 195.2.4 वाले नेटवर्क के अंदर एंटर होना है, तो एंट्री के लिए उसे कौन से पॉइंट से गुजरना है? उसे 130.10.0.1 वाले पॉइंट से गुजरना है। ये इसका गेटवे है, ये उसका बाहर निकलने का पॉइंट है। बहरहाल 10.0.1 वाले पॉइंट से बाहर निकलेगा R1, और जो है 195.2.4.0 के पास जाएगा। तो अब इसको एक्चुअली 1 और 2 इसके पास जाने के लिए 2 हूप्स को क्रॉस करना है, और किसके थ्रू करना है? 130.10.0.0.1। अब R1 ने ही 192.5.0 पे जाना है। अगेन इसका यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? 130.10.0.1 ही है, और इसे 2 हूप्स ही क्रॉस करनी पड़ेंगी। यानी एक तो इसको 130.1.0 को, दूसरा इस होप तक 192.2.5.0 तक ही पहुंचेगा। अब उसने 192.995.2.6.0 पे जाना है, तो R1 क्या करेगा? R1 पहले इस पॉइंट से 130.10.0.1 से निकलेगा, और फिर उसे एक ये हुप, दूसरी 195.2.5 वाला, और फिर तीसरी हुप 195.2.6.0 पे वो पहुंचेगा। सो बेसिकली 6 वाले पे जाने के लिए उसे 3 हुप्स क्रॉस करनी पड़ी, और निकलने का रास्ता उसका फिर यही है। यानी नेक्स्ट जो उसका एड्रेस है, नेक्स्ट जहाँ से उसने निकलना है, वो .1 वाला ही है। इसी तरह राउटर 1 ने अगर जाना है आपके पास राउटर 4 के पास, सॉरी, राउटर 1 ने नेटवर्क 205.5.5 या फिर 20.5.6 पे जाना है, तो वो बाहर निकलने का उसका रास्ता क्या है? बाहर निकलने का उसका रास्ता 130.11.0.1 जो है उसका बाहर निकलने का रास्ता है। ये आउट है ना, ये तो इन है ना, 2 वाले तो इन है। बाहर निकलना है उसने, यानी 205 वालों पे जाना है, तो 130.11.0.1 के थ्रू निकलेगा, और 205.5 पे, और उसी के थ्रू 205.6 पे पहुंचेगा। और कितनी हूप्स उसे क्रॉस करनी है? एक तो ये बाहर निकलने का रास्ता, और दूसरा जिसके पास उसने पहुंचना है, तो 2 इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर आप राउटर 2 का टेबल देखें, तो राउटर 2 के साथ डायरेक्ट जो अटैच हैं वो उसके साथ 3 हैं। एक है 130.10.0, सॉरी, हाँ जी, और दूसरा है उसके पास 195.2.4.0, और तीसरा है उसके पास 192.2.5.0। तो अगर हम देखें 130.10 तक उससे, अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखें, तो उसके पास कहाँ पे नेक्स्ट की टीम की इंफॉर्मेशन में ब्लैंक लिखा हुआ है। एक तो जो उसके साथ डायरेक्ट लिंक है 130.10 वाला नेटवर्क, एक 195.4 वाला, 2.4 वाले के साथ उसे नेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और एक 5, यानी जो डायरेक्ट लिंक है उनका नेक्स्ट आपके पास नील होगा, और जो इनडायरेक्ट हैं उनका जिनके थ्रू मूव करना है उनका एड्रेस होगा। ठीक है, जिस तरह राउटर 1 का राउटिंग टेबल बना, बिल्कुल उसी तरह राउटर 2 का राउटिंग टेबल, राउटर 3 का एंड राउटर 4 का राउटिंग टेबल बनेगा। ये है स्टेप ऑफ इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन प्लस शेयरिंग प्लस अपडेटिंग के बाद, इनिशियलाइजेशन के बाद शेयरिंग एंड अपडेटिंग हो के इन राउटर्स के राउटिंग टेबल्स कुछ इस तरह से बने। अगर हम स्टेप 1 इनिशियलाइजेशन इसका देखेंगे, तो इनिशियलाइजेशन में सिर्फ ये होगा कि राउटर 1 के जो डायरेक्ट लिंक है, सिर्फ उनके साथ जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी।
ठीक है, बाकी सबको इन्फिनिटी रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के बाद अपडेटिंग एंड शेयरिंग भी हो गई है, शेयरिंग एंड अपडेटिंग भी हो गई है, इसलिए R1 को पता चल गया है कि उसको अपने साथ अपने इमीडिएट नेबर्स के अलावा बाकी सारे नेटवर्क्स तक पहुँचने के लिए नेटवर्क में कौन कौन से जो है नेटवर्क्स की या कौन कौन से नेक्स्ट नोड्स की हेल्प लेनी है और कितने कितने दूर है उससे हर एक नेटवर्क, वो भी उसे पता चल गया। जैसे कि 195.2.4 वाला उससे 2 हूप्स डिफरेंट है डिस्टेंस पे है, इस तरह 195.2.6 वाला उससे 3 हूप्स के डिस्टेंस पर है। इस तरह से राउटर 2 का राउटिंग टेबल भी बन जाएगा, राउटर 3 का और राउटर 4 का भी राउटिंग टेबल बन जाएगा, जिसमें से राउटर 1 और राउटर 3 के डायरेक्टली कनेक्टेड दो नेटवर्क्स हैं, जबकि राउटर 2 एंड राउटर 4 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड तीन नेटवर्क्स हैं। तो जिसकी वजह से उसकी उन दोनों की तीन एंट्रीज नेक्स्ट की ब्लैंक हैं, जबकि R1 और R3 की दो एंट्रीज ब्लैंक हैं, तो उनके साथ डायरेक्ट लिंक हैं। बाकी अपडेटिंग एंड शेयरिंग के बाद इनकी क्या टेबल्स बनते हैं वो हमने आपको इस डायग्राम्स के अंदर दिखाया है। इसको आपने अगेन वन बाय वन सारे राउटर्स को देखना है कि इनके राउटिंग टेबल्स किस तरह से मेंटेन हुए हैं। ये है हमारे पास एग्जांपल राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल मैक्सिमम आपके पास 15 से जो है लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एग्जैक्ट इसकी फिगर एग्जैक्ट इसकी फिगर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफरेंट है, पर ये लेस नंबर ऑफ राउटर्स को आपस में कनेक्ट करता है और हर 30 सेकंड के बाद पीरियोडिक अपडेट्स देता है। ठीक है, ये जो 30 एंड 120 है ये इनकी पीरियोडिक अपडेट की वैल्यू है, राउटर्स के नंबर नहीं है। लेट इट करेक्ट। बहरहाल जी ये आपके पास लेस नंबर ऑफ राउटर्स के साथ यूज़ हो सकती है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप के साथ आपके पास जो पीरियोडिक एंड ट्रिगर्ड अपडेट्स होती हैं, पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं वो आफ्टर एवरी 30 सेकंड्स होती हैं, जबकि IGRP के अंदर पीरियोडिक अपडेट्स आफ्टर एवरी 120 सेकंड्स होती हैं। जबकि IGRP के अंदर आप जबकि ट्रिगर्ड अपडेट किसी भी वक्त हो सकती है। हाँ जी, कुछ इस तरह से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर अगर आप रिप यूज़ करते हैं तो आफ्टर एवरी 30 सेकंड्स जो है पीरियोडिक अपडेट्स होंगी, और IGRP के साथ आफ्टर एवरी 120 सेकंड्स। सबके ट्रिगर्ड अपडेट्स लिंक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर जैसे ही नेटवर्क के अंदर चेंज आएगा तो ट्रिगर्ड अपडेट्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग को हम अपने कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और रिप किस तरह से काम करता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का अपना क्या तरीका है, किस तरह से इनिशियलाइजेशन, देन उसकी होती है आपके पास शेयरिंग, अपडेटिंग, फ्लडिंग क्या है, फॉरवर्डिंग क्या है, इसके अंदर उसे भी समझें। ठीक है, एंड देन शेयर यानी ट्रिगर पीरियोडिक अपडेट्स एंड ट्रिगर्ड अपडेट्स कब शेयर होती हैं, 2 नोड लूप इंस्टेबिलिटी का क्या प्रॉब्लम है, 3 नोड इंस्टेबिलिटी का इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसे देखना है। अगर हम इसके ऑपरेशन देखें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के तो वो 3 से ज़्यादा हैं, इनिशियलाइजेशन, शेयरिंग, अपडेटिंग, उसके बाद फ्लडिंग एंड फॉरवर्डिंग। हमारे पास ये भी इसके ही स्टेप्स आते हैं, ऑपरेशंस आते हैं, यानी टोटल इसके 5 ऑपरेशंस बनते हैं। बहरहाल जी आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट हम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एंड अपना जो पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें बात करेंगे।